में हम लोग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पढ़ेंगे, लेकिन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन समझने से पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 29 को पढ़ो। 29 हमने जो है इसमें मैंने स्लाइड डाली हुई है, उसके अंदर 29 क्वेश्चन नंबर के अंदर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ मेकिंग लेजिस्लेशन को बताया गया है। तो उसमें दो तरीके की लेजिस्लेशन है, एक तो सुप्रीम और एक सबऑर्डिनेट। तो जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन वहाँ हमने पढ़ा है ना, उसी को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। Delegated legislation is an important concept of lawmaking. The work of lawmaking is basically of legislature. ये जो लॉ मेकिंग वर्क है, जो प्रोसेस है, ये सिर्फ लेजिस्लेचर का ही है। The act of law making cannot be delegated to any other person or the body. But from the time of the development of the welfare state, the act of law making is also hopefully increased. पहले क्या था, इंडिया वेलफेयर स्टेट नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया इंडिया को वेलफेयर स्टेट बना दिया गया। और क्योंकि वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए काम करना है, तो लेजिस्लेचर का जो काम था वो बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। कौन सा काम? लॉ मेकिंग का जो काम था। नाउ लेजिस्लेशन डज नॉट हैव सो मच टाइम दैट इट इटसेल्फ कैन मेक ऑल द लॉज, सब रूल्स, सब लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस एटसेट्रा। मतलब अब लॉज के अंदर लेजिस्लेचर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इतनी ये सारी चीज़ें करें कि सारे लॉज भी बनाए, सब लॉज भी बनाए, रूल रेगुलेशन ये सब चीज़ें बनाए। इट क्रिएट द लॉ विच कॉन्सिस्ट ऑफ बेसिक थ्योरीज एंड द रूल्स एंड लीव द अदर वर्क ऑन एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे लेजिस्लेचर क्या करता है, बाकी जो वर्क होता है, जो देखो, इट क्रिएट्स द लॉ विच कॉन्सिस्ट ऑफ बेसिक थ्योरीज जिसमें होती है वो ये बना देता है, और बाकी वर्क जो होता है वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर छोड़ देता है एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। इसी को हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वेड एंड फिलिप्स, एट प्रेजेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द पार्लियामेंट टू डेलीगेट द मेकिंग रेगुलर इंस्ट्रूमेंट टू द मिनिस्टर। जो लॉ मेकिंग है उसको आप डेलीगेट करना, ये आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है पार्लियामेंट के लिए। ड्यू टू द इंक्रीमेंट इन द वर्क ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक एरियाज ऑफ द स्टेट एंड डिटेल एक्टिविटीज़ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, वजह काम बढ़ गया है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, एक सुपीरियर और एक सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होता है, तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को ही सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन एंड स्केलेटल लेजिस्लेशन, इसकी डेफिनेशन हमें बताई गई है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गिव यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। किसी ने एक परफेक्ट वर्ड्स के अंदर ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं दी है। इट्स डेफिनेशन कैन बी सीन इन टू फॉर्म्स। वन इज डेफिनेशन ऑफ डेलीगेशन एंड अदर इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेशन का क्या मतलब होता है? कन्फरिंग पावर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, अपनी पावर किसी दूसरे को देना। डेलीगेट का मतलब तो ये होता है। इन दिस ऑब्जर्वेशन पावर एंड अमेंडमेंट पावर लिव्स सेफ इन डेलीगेशन। इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन में ज़रूर पढ़ा होगा। इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया दैट डेलीगेटेड मीन्स कन्फरिंग द पावर ऑफ वन पर्सन और द बॉडी ऑफ पर्सन टू द अदर पर्सन और द बॉडी ऑफ पर्सन। In this way, the power of changement and the amendment keep safe to the delegated person. इसके बाद में हम दो चीज़ पढ़ रहे हैं। पहला, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की मीनिंग, जो कि हमें बीच बीच में देखो बताता आया है वो होता क्या है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। फिर इंदिरा नेहरू गांधी में भी सेम चीज़ बताई। वापस देखते हैं हम। डेलीगेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर टू दी एग्जीक्यूटिव बाय द लेजिस्लेचर। बेसिकली तो यही है, एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर के द्वारा अपनी लॉ मेकिंग पावर, जो लेजिस्लेटिव पावर है, वो ट्रांसफ़र करना, वो डेलीगेट करना। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट ड्यू टू द सम हेल्पलेसनेस लेजिस्लेचर हैज़ टू हैंड ओवर द लेजिस्लेटिव वर्क टू द एग्जीक्यूटिव। इट इज़ understand by two ways. One, legislature delegates its work of legislation to executive, then it is called delegated legislation. वही सेम चीज़ वापस बताई गई है। When rules, regulation, orders, delegations are issued by the executive,
under the law making work delegated to it is also called delegated legislation. Such as, in brief, it can be said that delegate legislation is such legislation which is made by anybody other than the legislature. ब्रीफली हम ये कह सकते हैं कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एक इस तरीके का लेजिस्लेशन है, इस तरीके का लॉ है जिसको लेजिस्लेचर के अलावा किसी और ने बनाया है. जनरली एसेंशियल लॉज आर मेड अंडर इट एंड द वर्क ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन इज लिव ऑन द एग्जीक्यूटिव. जनरली तो क्या होता है, एसेंशियल लॉज तो लेजिस्लेचर बनाता है और एग्जीक्यूटिव पे बाकी के लॉज छोड़ देते हैं. विच मेक द रूल रेगुलेशन एक्सेट्रा, जो रूल रेगुलेशन होते हैं वो ये बनाते हैं एग्जीक्यूटिव. लिमिट्स क्या है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की? अब शुरू से ही एक क्वेश्चन अराइज होता है, फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन इज अराइजिंग दैट वेदर द लेजिस्लेचर कैन डेलीगेट इट्स लेजिस्लेटिव पावर टू एग्जीक्यूटिव. छोटी मोटी पावर्स वो दे रहा है जो कि मतलब इन एडिशन टू द मेन पावर ऑफ लॉ मेकिंग, वो तो आप डेलीगेट कर सकते हो, लेकिन द मेन पावर ऑफ लॉ मेकिंग जो है क्या वो डेलीगेट कर सकते हो? जतेंद्र गुप्ता वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार के केस में ये बताया है. फेडरल कोर्ट while giving the answer to this question said that legislature can delegate its legislative power but at some extent. सारी पावर आप डेलीगेट नहीं कर सकते, टू सम एक्सटेंट आप डेलीगेट कर सकते हो. लेजिस्लेटिव पावर कैन नॉट बी डेलीगेटेड बियॉन्ड अ कंडीशनल लेजिस्लेशन. कंडीशनल लेजिस्लेशन के बियॉन्ड आप नहीं डेलीगेट कर सकते. कंडीशनल लेजिस्लेशन क्या होता है, इस टर्म पे भी हम पूरी तरीके से एक क्वेश्चन करेंगे. अभिंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें कृष्णा अय्यर जी ने बोला दैट लेजिस्लेचर कैन नॉट एंड इट्स एग्जिस्टेंस. अगर लेजिस्लेचर सारी पावर्स ही डेलीगेट करने लगेगा तो उसका तो एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा, उसका काम ही सारा बाकी के डिपार्टमेंट बाकी के लोग संभाल रहे हैं. एंड इट इज़ लॉजिकल लेजिस्लेटिव एक्ट्स that cannot be, its logical legislative act cannot be delegated. Legislature is answerable body towards the public, so no excessive delegation can be done. बहुत ज़्यादा डेलीगेशन जो होता है वो ये नहीं करता. क्यों? क्योंकि लेजिस्लेचर इज़ आंसरेबल टू द पब्लिक. पब्लिक तो किससे जवाब मांगेगी? लेजिस्लेचर से मांगेगी. अगर सारा के सारा काम कोई और कर रहा है, मान लो एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं या फिर हमने ऑटोनोमस बॉडीज़ पढ़ी थी वो कर रहे हैं, वो तो खैर अपने लिए करते ही हैं, तो लेजिस्लेचर क्या जवाब देगा उस पर? सेम थिंग वॉज सेड इन रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव कमेटी वर्सेस कुंजुम. द सुप्रीम कोर्ट सेड इन द पावर ऑफ लॉ मेकिंग पावर ऑफ डेलीगेशन इज ऑल्सो इंक्लूडेड. लॉ मेकिंग पावर के अंदर डेलीगेशन भी इंक्लूडेड है, बट एट सम लिमिट. लेजिस्लेटिव पावर कैन नॉट बी सरेंडर्ड बिकॉज सरेंडर एंड एक्सेसिव डेलीगेशन इंक्रीज ऑटोक्रेसी. ज़्यादा डेलीगेशन क्या इंक्रीज करेगा? ऑटोक्रेसी इंक्रीज कर देगा. ऑर्गन इन इंडिया वर्सेस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाले केस में बोला गया है दैट लेजिस्लेचर कैन डेलीगेट इट्स पावर टू अ लिमिट. वही सेम चीज़ बोली गई है. इन दिस मैटर फुल राइट टू डिटरमाइन द रेट ऑफ द फीस वॉज डेलीगेटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट. क्या डेलीगेट किया गया था? फुल राइट टू डिटरमाइन द रेट ऑफ फीस गवर्नमेंट को दे दिया गया था कि गवर्नमेंट ही डिसाइड करे कितनी फ़ीस लेनी है कितनी फ़ीस नहीं लेनी. बाय मेकिंग द रूल्स इट वॉज नॉट कंसिडर्ड एक्सेस डेलीगेशन बिकॉज it does not provide the power of tax imposition, hence only jurisdiction to determine the rate was delegated. तो इसको excessive delegation नहीं माना. यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस विंदेश्वरी. In this matter, if any external intimate method is adopted for a good administration under the rules of direct requirement or the roster method, then it shall be considered as excessive delegation. एक्सेसिव डेलीगेशन क्या होता है? इफ़ एक्सटर्नल इंटीमेट मेथड इज अडॉप्टेड फॉर द गुड एडमिनिस्ट्रेशन, अगर बाहर का कोई मेथड आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लेके आते हो अंडर द रूल्स ऑफ डायरेक्ट रिक्वायरमेंट और द रोस्टर मेथड, उसको आप एक्सेस डेलीगेशन कंसीडर कर सकते हो. मैटर ऑफ डेली केस लॉज, डेली लॉज एक्ट, इनका क्या मैटर था? The matter of Delhi Laws Act 1912
related to limit of delegated legislation and is a famous and guide matter. In Delhi Laws Act 1951, Supreme Court decided that certain theories are provided to prescribe the limit of delegated legislation. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कुछ थ्योरीज बताई गई है हमने, ये थ्योरीज क्या बताई गई? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की जो पावर है लेजिस्लेचर की, उसके ऊपर लिमिट लगाने के लिए कुछ थ्योरीज बताई गई है. ये थ्योरीज क्या हैं? जो डेलीगेशन होगा वो विद इन इंडिया ही होगा. सॉरी, इट कैन नॉट बी डन आउट ऑफ लिमिट, वो विद इन लिमिट्स ही होगा. पहली चीज़ तो ये, इट कैन नॉट बी डन आउट ऑफ लिमिट. दूसरा, नेसेसरी लेजिस्लेटिव पावर कैन नॉट बी डेलीगेटेड. तीसरा, लेजिस्लेचर कैन डेजर्ट और सरेंडर द नेसेसिटी ऑफ लेजिस्लेटिव वर्क. चौथा, इन नेसेसरी legislative act at least retention and conduct should be binding while constructing the legislative body. Power of delegation is subordinate to legislative power. देखो वापस से पांचों पॉइंट पढ़ते हैं और समझते हैं कि पहला तो बोलता है द डेलीगेशन ऑफ लॉ मेकिंग कैन नॉट बी डन आउट ऑफ लिमिट. आउट ऑफ लिमिट डेलीगेशन नहीं होना चाहिए. जो इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा नेसेसरी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो डेलीगेट नहीं करी जानी चाहिए. लेजिस्लेचर कैन डेजर्ट और सरेंडर द नेसेसरी लेजिस्लेटिव वर्क. लेजिस्लेचर अपना वर्क को छोड़ सकता है और सरेंडर कर सकता है नेसेसरी लेजिस्लेटिव वर्क को. इन नेसेसरी लेजिस्लेटिव एक्ट्स जो बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट रिटेंशन एंड कंडक्ट शुड बी बाइंडिंग वाइल कंस्ट्रक्टिंग लेजिस्लेटिव पॉलिसी. क्या बाइंडिंग है? द कंडक्ट एंड रिटेंशन, ये बाइंडिंग होना चाहिए किसी भी लेजिस्लेटिव पॉलिसी को कंस्ट्रक्ट करते हुए. पावर ऑफ डेलीगेशन इज सबऑर्डिनेट टू लेजिस्लेटिव पावर. ये डेलीगेशन की जो पावर है ये इसके नीचे ही रहनी चाहिए हमेशा. सिमिलरली इन दिस मैटर सुप्रीम कोर्ट सेड दैट, किस वाले मैटर में? यही दिल्ली लॉज एक्ट वाले मैटर में, डेलीगेशन हैज़ अ लिमिट and delegation means it cannot be used beyond these limits. If legislative powers are used in excess, then court can consider it unconstitutional. कुछ लिमिट्स है और उसको विद इन लिमिट्स ही यूज़ करना चाहिए. अगर आउटसाइड लिमिट आप यूज़ करते हो तो कोर्ट उसको क्या मान लेगा? अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान लेगा. तो ये हमें दिल्ली वाले केस में मिला, दिल्ली लॉज एक्ट में 1912. अब इंडिया के अंदर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की क्या थ्योरी थी वो हम देखते हैं. आर्टिकल 245 बोलता है, 246 बोलता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द पावर ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ प्रोवाइडेड. बट बोथ द आर्टिकल हैज़ नथिंग लाइक विच क्लियर्स दैट द लेजिस्लेचर कैन नॉट डेलीगेट इट्स लेजिस्लेटिव पावर. Constitution has many such provision which provide the power of law making to the executive. Like when the parliament is not in session, then ordinance can be passed by the president. पढ़ते हैं हम 123 and 213 में. Similarly, when the state legislature is not in the power, then the governor can issue ordinance. Executive को ही तो दे रहा है ये power. Emergency के अंदर executive can make the laws. These provisions are made because our constitution makers consider delegated legislation as an important factor. Above whole discussion clears that legislature can delegate its legislative powers but up to a limit. Legislature cannot delegate such acts like which are necessary, is a policy accessor subject related to the elemental subject and can do surrender or delegation of legislative power. इस तरीके की चीज़ों को डेलीगेट आप नहीं कर सकते. कोई पॉलिसी बनानी हो या फिर एलिमेंटल सब्जेक्ट हो या फिर लेजिस्लेटिव पावर को सरेंडर करना हो या फिर नेसेसरी नेचर के जो एक्ट्स हैं उनको सरेंडर नहीं कर सकते. तो एक बार हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को और उसके ऊपर क्या लिमिट्स हैं और इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर द लेजिस्लेचर टू डेलीगेटेड पावर, तो ये हम तीनों ही चीज़ें वापस से रिवाइज करते हैं. सबसे पहले डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की इसमें डेफिनेशन बता दी गई है. आप अपने अपनी
जो भी है अपनी लैंग्वेज के अंदर, इजी लैंग्वेज के अंदर डेफिनेशन समझा दो। उसके बाद में हमें बताया है कि जो मेन वर्क है लेजिस्लेचर का वो क्या है, लॉ मेकिंग। और लेजिस्लेचर अपने एक इम्पॉर्टेंट इस मेन वर्क को ही डेलीगेट नहीं कर सकता। ये पूरी तरीके से लॉ मेकिंग पावर आपने डेलीगेट कर दी। अगर ऐसा हो जाता है तो लेजिस्लेचर का तो अस्तित्व ही नहीं रहेगा, तो इसलिए वो चीज़ हम डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन जब इंडिया वेलफेयर स्टेट बना उसके बाद में क्या होने लगा, लेजिस्लेचर के ऊपर बहुत काम का बर्डन आ गया। तो बर्डन आने के बाद में ये जो अपनी पावर्स है ये एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट करने लगा, और इसको प्रॉपर मतलब सही मानते हैं इसको, इसी को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोलते हैं। बाकी वेड एंड फिलिप्स ने डेफिनेशन दी है। उसके बाद में कोई यही बताया कि कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है, बस हम एक तो डेलीगेटेड वर्ड की देख सकते हैं, एक लेजिस्लेशन की देख सकते हैं। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन दोनों में बता देना। हाँ, उसके बाद में हम इंदिरा नेहरू गांधी वाले केस में आप लोग देखना कि इसके अंदर क्या बताया था कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को अपनी पावर देना, और इससे क्या होता है, पावर ऑफ चेंजमेंट और अमेंडमेंट जो होता है वो सेफ रहती है। इंदिरा नेहरू गांधी में हमने सिर्फ ये पढ़ा। उसके बाद में कुछ ज़्यादा खास नहीं था। हाँ, लिमिट्स क्या है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की, लिमिट्स यही थी कि ये देखो इसमें लिखा हुआ है कि जो मेन पावर है ऑफ लॉ मेकिंग उतनी ही दे सकते हैं। फेडरल कोर्ट while giving the answer to this question said that the legislature can delegate its legislative power but to some extent, कंडीशनल लेजिस्लेशन के बियॉन्ड नहीं दे सकते। इसके बाद में बहुत सारे केसेस बताए गए हैं, उनके थ्रू अपन को क्लियर की गई है कि क्या दे सकते हैं, क्या कितना दे सकते हैं, कितना नहीं दे सकते। उसके बाद में दिल्ली लॉज एक्ट जो है, दिल्ली लॉज एक्ट 1912 और 1951, इन दोनों के अंदर ये बहुत ही डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के लिए फेमस है, और इन दोनों में ही लिमिट्स निकल के आई है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की लिमिट्स क्या है, क्या लिमिट निकल के आई है कि जितना नेसेसरी, जो नेसेसरी पावर है वो नहीं दे सकते, आउट ऑफ लिमिट नहीं दे सकते, जो मेन वर्क है वो नहीं दे सकते। ऑल्दो लेजिस्लेचर सरेंडर कर सकती है लेकिन अपना मेन काम नहीं कर सकती, और उसके बाद में वही उसके सबऑर्डिनेट रहेगा। इंडिया के अंदर कौन सा दे रखा है प्रोविज़न हमें, एक तो मैं ये बोला कि 245 और 246 जो है आर्टिकल, वो हमें बताते हैं कि क्या एक्सटेंट ऑफ लॉ मेकिंग जो है वो यूनियन और स्टेट दोनों का रहेगा। उसके बाद में हमें साथ में ये भी बताया है कि जब ऑर्डिनेंस जो पार्लियामेंट अगर जब नहीं होती सेशन में, तो ऑर्डिनेंस लगा सकता है प्रेसिडेंट, और स्टेट में लगा सकता है गवर्नर, और इमरजेंसी के टाइम पे भी एग्जीक्यूटिव के पास रहती है पावर। उसके बाद में बस लेजिस्लेचर कर सकती है डेलीगेट, लेकिन वही चीज़, वही चारों चीज़ें बताइए। देखो, ऐसे एक्ट जो नेसेसरी नेचर के उनको नहीं करेगी, और ये सब तो आप अपनी लैंग्वेज में इसको सम अप कर दीजिएगा। अब ये जो हमने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 30, इसी से ही डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के ही रिगार्डिंग मैं आपको बाकी के क्वेश्चन कराऊंगी, ताकि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पूरा एक ही में कवर हो जाए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, जब वो ग्रो अप हुआ, ये जो कॉन्सेप्ट था इसका, तो इसको डेवलप करने में कौन कौन से एलिमेंट्स थे जिन्होंने सपोर्ट किया। द क्रेडिट ऑफ बिगिनिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इन इंडिया गोज टू द नेचर ऑफ पब्लिक वेलफेयर स्टेट। क्यों, हमने पढ़ा लास्ट क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ थी कि इसका जो क्रेडिट है वो किसको जाता है, क्योंकि इंडिया को वेलफेयर स्टेट बन गया था। इंडिया वेलफेयर स्टेट बन गया था तो लेजिस्लेचर के पास बहुत ज़्यादा काम आ गया था, बहुत ज़्यादा काम आ गया था, तो उसको अपनी पावर्स डेलीगेट करनी पड़ी। When the nature of the state was not of a public welfare, that time legislation did not had much work, and it could make law on its all the subjects. But such as this work increased by the public welfare of the state, then the burden of work also increased on it. This gave rise to the birth to delegated legislation. वही सेम चीज़ जो अभी मैंने आपको समझाई। इंडिया के अंदर there were many reasons for the beginning and the development of delegated legislation, or we can say that many elements help in its development, like
सबसे पहला एलिमेंट क्या था? टाइम की कमी थी, टेक्निक्स की कमी थी, सब्जेक्ट मैटर की. इन टुडेज प्रोस्पेक्टिव, workload of the parliament has very increased. The parliament does not work of lawmaking only. Parliament does not have the work of lawmaking only, but it has to consider many other national or international problems. Along with this, Parliament has to manage and control the increased political activities also. In this situation, Parliament has very few time to work on the lawmaking. वही समझाया मैं कि कैसे टाइम की कमी है पार्लियामेंट के पास, बहुत सारा काम होता है करने के लिए. दैट इज़ वाई पार्लियामेंट कंस्ट्रक्ट एलिमेंट लॉज एंड द वर्क ऑफ द मेकिंग कॉम्प्लीमेंट्री लॉज, सब लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस फॉर इट्स एग्जीक्यूशंस, लीव एंड एग्जीक्यूटिव. That is why it is clear that due to lack of time, delegated legislation got opportunity of development. कम समय की वजह से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को एक अपॉर्चुनिटी मिली अपने आप को डेवलप करने के लिए. अब टेक्निक्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर. द एंड ऑफ 20th सेंचुरी एंड द स्टार्टिंग ऑफ 21st सेंचुरी इज़ फुल ऑफ स्पेशलाइज्ड. हम बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो गए थे हर एक एरिया के अंदर. नाउ होपफुल डेवलपमेंट और द प्रोग्रेस इज हैपन इन साइंस फील्ड. वर्ल्ड इज science field. World is progressing in the field of space, nuclear power, energy, computer, telecommunication and technology. In such situation, necessity to make a law to manage and control these. तो इसके लिए हमें लॉ भी तो बनाना ज़रूरी होना चाहिए. It is not possible that parliament can make a competent law over all these fields. क्योंकि पार्लियामेंट के पास भी वहाँ पे जो मिनिस्टर्स गए हैं तो वो स्पेशलाइज्ड नहीं है इन सब चीज़ों के अंदर. कि अगर कोई कंप्यूटर की फील्ड के अंदर बनाना है तो ज़रूरी नहीं है कि वो लोग इतना स्पेशलिटी के साथ में वो बना सकते हैं. इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट पार्लियामेंट कैन मेक कॉम्पिटेंट लॉ ओवर ऑल द फील्ड्स. द availability of all the subjects expert in the parliament is also not possible. Same चीज़. In such situation, the work to make a law over all these subjects leave on the executive. Legislation decides rule on such subjects and gave other work to the administration. Lastly, Parliament does discussion over these subjects, such as technicalness of the subjects, and second reason, the progress of delegated legislation. पार्लियामेंट इसके ऊपर बाद में क्या करती है? एग्जीक्यूटिव ने कोई लॉ बना दिया, एग्जीक्यूटिव के ऊपर छोड़ दिया जाता है. पार्लियामेंट उसके बाद में उसको डिसाइड करती है. कैसे? पार्लियामेंट के बाद में वो जाता है, वहाँ पर डिस्कशन होता है सब सब्जेक्ट्स पे, एंड सच एज टेक्निकलनेस ऑफ द सब्जेक्ट आर सेकेंड रीज़न फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. पहली चीज़ तो उसके पास टाइम ही नहीं है पार्लियामेंट के पास, और दूसरी चीज़ क्या है कि टेक्निकलिटीज़ को पार्लियामेंट डील नहीं कर सकती. उसके लिए टेक्निकल एक्सपर्ट्स ही अगर लॉ बनाएं तो वो ज़्यादा अच्छे से बन पाएगा. नेक्स्ट थिंग, फ्लेक्सिबिलिटी. दैट लॉ इज़ बेस्ट which is according to time and has the ability to change according to the country, period and the circumstances. That law is based, वो वाला लॉ बढ़िया होता है जो कि समय, परिस्थिति और जो भी है सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंगली बदलता रहता है. वो उस लॉ को बेस्ट माना गया है. जस्ट लाइक लाइफ हैज़ अ चेंज, इन लाइफ चेंजेस आर मेड. सेम एज लॉ इज़ ऑल्सो नॉट स्टैटिक. That is why time to time changes and the amendments are required in laws. जिस तरीके से लाइफ में परिवर्तन की आवश्यकता है उस तरीके से लॉ में भी परिवर्तन की आवश्यकता है. लॉ भी स्टैटिक नहीं है. The process of changement and the amendment is easily done by delegated legislation. Amendment in the rules and the regulation is easy, but changes and amendment in the element law are difficult. This is the reason the importance is given to डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. क्यों ये बात बोली है? ये ऐसे कहना चाह रहा है कि अगर हम ये काम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के थ्रू करवाएं, जो भी समाज के अंदर परिवर्तन आ रहे हैं, सोसाइटी की जितनी भी नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंग
हमें क्या करना चाहिए, तो एग्जीक्यूटिव वो ज़्यादा अच्छे से कर सकता है। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की जो पावर है वो वहाँ बहुत अच्छे से काम करेगी, बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी अमेंडमेंट करने में और चेंज करने में लॉ को। तो फ्लेक्सिबिलिटी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को डेवलप करवाने में। नेक्स्ट हमारा है इमरजेंसी सिचुएशन, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज प्रूव्ड वर्थफुल इन taking of the emergency situation. Sudden events, sometimes speedy proceedings is required to tackle the sudden emergency situation. Such situation can be in a form of the war, external attack, drought, flood, drought, infectious diseases, earthquake, economic distress. ऐसी कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई जिसके अंदर ये टाइम नहीं है हमारे पास कि पार्लियामेंट के पास इतनी एक्सपर्टीज नहीं होती है। टू फेस दीज प्रॉब्लम्स लॉ मेकिंग हैज़ टू बी डन अंडर द स्पीडी प्रोसीडिंग। सम इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस हैव टू टेक, दे हैव टू कीप कॉन्फिडेंशियल ऑल्सो, बता भी नहीं सकते हैं। फॉर दिस पार्लियामेंट डज नॉट हैव सफिशिएंट टाइम एंड समटाइम्स दीज आर द एट दिस ड्यूरेशन पार्लियामेंट इज नॉट इन द सेशन एट दैट टाइम। इमरजेंसी के टाइम पे पार्लियामेंट होती भी नहीं है सेशन में। इन दिस सिचुएशन द डिसीजन ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन प्रूव्ड वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यूरिंग फर्स्ट और द सेकेंड वॉर 2 एक्ट्स वर पास्ड एंड दे वर प्रूव वेरी वर्थफुल। अब ये अपन को ऐसी सिचुएशन बता रहा है कि कब ऐसा हुआ इमरजेंसी के अंदर जब एक्ट पास हुए और वो वर्थफुल भी माने गए। डिफेंस ऑफ रामस एक्ट 1914 एंड Emergency Powers Act 1920. In India, Indian Defence Act 1971 is the best example. These are such legislation under that executive has played a wide power of delegation. Such as emergency situation has played an important role in the development of delegated legislation. इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि emergency में ने बहुत important रोल प्ले किया है किसमें, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को आगे बढ़ाने में। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लोकल एंड रीजनल सब्जेक्ट। अभी तक हमने कौन कौन से 4 चीज़ें पढ़ी, लैक ऑफ टाइम, दूसरा टेक्निक्स नहीं थी, तो टेक्निकल जो होता है मतलब एक्सपर्टीज़ अपन कह सकते हैं, या फिर जो फील्ड है जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गई, एनर्जी हो गई, न्यूक्लियर पावर हो गया, ये सब चीज़ों के अंदर एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है। तो यहाँ पे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। उसके बाद में 2 ये पढ़े ही हमने, फ्लैक्सिबिलिटी, और एक पढ़ दिया इमरजेंसी सिचुएशन। अब नेक्स्ट है हमारा लोकल एंड रीजनल सब्जेक्ट। टू मेक लॉ ओवर लोकल एंड रीजनल सब्जेक्ट it is required that such person who are well known of the problems of these subject along with this advice of interested person is also required. This work can be done properly by the administration only. Executive shall be delegated power to make rules and regulation under the evaluatory law passed by the parliament to solve these problems. इसके अंदर आपको एक लोकल और रीजनल सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बनाने के लिए लोकल और रीजनल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे लोगों की ज़रूरत है हु आर वेल नोन फॉर ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ दीज सब्जेक्ट्स अलॉन्ग विद द एडवाइस ऑफ द इंटरेस्टेड पर्सन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो दिस इज द रीज़न दैट लोकल एंड द रीजनल सब्जेक्ट आर ऑल्सो कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इसीलिए लोकल और रीजनल सब्जेक्ट्स को भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट माना गया है। इसके बाद में एग्जीक्यूशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्ट। इन सर्टेन एक्ट्स सेम क्लॉजेज आर सच which had to apply on the fixed date and at certain place or the area. The date of their execution is decided by the utility of that. क्या बोला? The date of their execution is decided by the utility of that. This work is generally left on the administration. It decides that what clauses should be applied at what time and which places. Such as this system also increase the use and importance of delegated legislation. We can consider it as a reason of development of delegated legislation. Execution of experimental acts.
जो भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उनको एग्जीक्यूट करवाना, ये भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के थ्रू इजीली पॉसिबल था. Some important and administrative work such as which require discretion in their use. Generally, public utility service are of such a nature as to make an issue of the laws or the sub-laws, rules, regulations over such subject are easy for the government and administration. It also provides progress to the delegated legislation. Arbitrary subject होते हैं कुछ, क्या होते हैं arbitrary subject? जैसे public utility services हो गई, इस तरीके की चीज़ें जिसमें आप अपनी डिस्क्रिएशन यूज़ कर सकते हो, ऐसे आप अपने आर्बिट्रेशन से काम कर सकते हो. तो इसके अंदर जो है ऐसे कभी कभार कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे लॉज या रूल रेगुलेशन बनाने होते हैं जिनके ऊपर दीज आर ईजी फॉर द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. तो उन्होंने भी हेल्प करी इसको ग्रो करने में. सच एज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हैज़ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट in the present time. In this matter, Supreme Court decided that the process of delegated legislation is due to the requirements of social and economic, because legislature feel to make wide and detailed law for the fulfillment of the requirement. Now the condition is that legislature include rules of social and economic in law and delegate the work to make the rules for its applicability to the administration. सुप्रीम कोर्ट ने इसकी आज के टाइम में जो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है. सुप्रीम कोर्ट ने ये जो रमेश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट को ने क्या डिसाइड किया कि जो प्रोग्रेस है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की, जिस तरीके से इसकी ग्रोथ हुई है ड्यू टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक, जो इकोनॉमी और सोशल रिक्वायरमेंट थी हमारी समाज की, उनके रिक्वायरमेंट्स की वजह से ये ग्रोथ हो पाई है. बिकॉज लेजिस्लेचर की जो फील्ड है टू मेक द लॉ, टू मेक वाइड एंड डिटेल लॉ, द फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट. नाउ द कंडीशन इज दैट लेजिस्लेचर इंक्लूड द रूल्स ऑफ सोशल. लेजिस्लेचर सोशल और इकोनॉमिक अपने लॉज में लेता है एंड डेलीगेट द वर्क टू मेक द रूल फॉर द एप्लीकेबिलिटी टू द एडमिनिस्ट्रेशन. आया समझ में? तो ये सारे पॉइंट्स हैं. इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि हम ये जो इसकी लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जाए. जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो ये क्वेश्चन हमें देना चाहता है, कॉन्सेप्ट क्या है कि क्या ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इतना ग्रो कर पाया, क्या वजह थी. तो सबसे पहली वजह तो हमने वही बता दी थी कि जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आया था, उसके बाद में लेजिस्लेचर का वर्कलोड बढ़ गया था तो उसके अंदर ये वर्थफुल रहा. उसके बाद में टाइम नहीं था, टेक्निकलिटीज़ एक वजह थी, एक्सपर्टीज़ जिसे हम कह सकते हैं. ये फ्लैक्सिबल मेथड है, इमरजेंसी सिचुएशन में चाहिए होता है. कुछ लोकल और रीजनल सब्जेक्ट होते हैं उन पे चाहिए होता है, आर्बिट्री सब्जेक्ट पे चाहिए होता है. तो ऐसे करके आप इसको सम अप कर दीजिए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. अब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन तो आप कर रहे हो, मतलब डेलीगेट तो कर रहे हो आप लॉ मेकिंग पावर, लेकिन लेजिस्लेचर का इसके ऊपर कितना कंट्रोल है उसको हमें डिस्क्राइब करना है. देखो, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज़ नॉट अ फुल एंड फ्री मेथड ऑफ लॉ मेकिंग. ये पूरी तरीके से एक फुल एंड फ्री मेथड नहीं है लॉ मेकिंग का. इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय मैनी वेज सो दैट इट कुड नॉट बिकम आउट ऑफ कंट्रोल और आर्बिट्री. ऐसा नहीं हो जाए कि ये जो मेथड है ये आउट ऑफ कंट्रोल निकल जाए और जिसको डेलीगेट किया गया है वो आर्बिटरीज पे लॉ बनाते रहें. इन द चेन ऑफ द कंट्रोल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, लेजिस्लेटिव कंट्रोल हैज़ इम्पॉर्टेंट प्लेस. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पार्लियामेंट्री कंट्रोल. होता ही है, लेजिस्लेटिव कंट्रोल को क्या कहते हैं हम? पार्लियामेंट्री कंट्रोल भी कहते हैं. लेजिस्लेटिव कंट्रोल इज़ अप्लाइड डिफरेंटली इन डिफरेंट कंट्रीज. इंग्लैंड के अंदर अगर अपन देखें तो लेजिस्लेटिव और द पार्लियामेंट्री कंट्रोल इज़ वेरी वाइड एंड इफेक्टिव ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. देयर द whole system of the control is implemented by the presentation of this in front of the parliament as provided in statutory instrument of 1946. ये हमें इंग्लैंड की बात बता रहे हैं कि इंग्लैंड में क्या होता है. अमेरिका में क्या होता है
no direct control of the parliament and Congress on the delegated legislation, because their executive is not bound to answer the legislation. In England, legislative control method is similar to India. अब देखो हमें क्या बताया है, इंग्लैंड और अमेरिका का बताया, दोनों का बताया कि एक जगह पे तो कंट्रोल होता है और एक जगह पे कंट्रोल नहीं होता. कंट्रोल कहाँ होता है, इंग्लैंड में होता है, और अमेरिका में कंट्रोल नहीं होता और इंग्लैंड में होता है. इंडिया के अंदर जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है वो किस तरीके का है, इंग्लैंड जैसा है. पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स ऑफ द कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. To make control over delegated legislation, Parliament has its own process. Under this process, in every bill of the Parliament, which has proposal of delegated legislation, has a memo. Memo has description of format and the area of delegated legislation. That is, delegation is of the normal nature and of the abnormal nature. To establish a control over the delegated legislation, many processes are adopted by the Parliament. किस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की गई है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को, क्या प्रोसेस अडॉप्ट किया है वो हम पढ़ते हैं. When a bill is presented in the Parliament, then a open condition is done on the nature. Then a open discussion is done on the nature, limits, use of the delegated legislation, and if required, it limits the power of delegated legislation along with its definition. At this stage, it is also seen that to whom the power of the delegated legislation is being given. क्या बताया गया है, पार्लियामेंट के अंदर जब भी ये बिल प्रेजेंट किया जाता है, सबसे पहले एक ओपन डिस्कशन होता है. उसमें क्या होता है, नेचर, लिमिट्स एंड यूज ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, और किसको ये पावर दी जानी है. इट इज ऑल्सो सीन दैट टू हुम द पावर ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज बीइंग गिवन, कि किसको ये पावर दी गई है. एवरी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हैज़ अ राइट टू आस्क क्वेश्चन, गेट इन्फॉर्मेशन एंड मेक एलिगेशंस ऑन द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. हर हाउस के पास ये राइट होता है to ask question, get information and make allegations on the delegated legislation along with the discussion. On being satisfied by the members, information is given for consideration. Resolution proposal is presented by the member on being the subject of delegation, necessary and instantaneous and non-satisfactory answers by the government. Assignment can be presented on the delegated legislation on that time also when discussion is running on money or the finance related demand or the grant. Even during the question answer time also, question can be asked by the member regarding the delegated legislation. Lastly, to get the information about the limit of the delegated legislation, chairperson can direct it to the specified committee. देखो ये हमें बोल रहे हैं कि जब भी वो बिल प्रेजेंट किया जाता है उसी समय पे उस पर डिस्कशन होता है. नेक्स्ट, उस मेंबर्स के पास राइट है उस पर क्वेश्चंस पुट अप करने का, जो भी क्वेरीज है उसके रिगार्डिंग कि ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन सही है कि नहीं है. उसके बाद में जो भी प्रपोजल वो प्रेजेंट करते हैं उसके ऊपर सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया जाता है बाय द गवर्नमेंट. उसके बाद में डिस्कशन जो भी चलता है, जैसे कि मनी बिल और फाइनेंस रिगार्डिंग डिमांड जो होती है उस पे जो क्वेश्चन आंसर चलते हैं उसी तरीके से ये आंसर क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड बाय द मेंबर रिगार्डिंग द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. लास्टली, टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द लिमिट ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, चेयरपर्सन उसको एक स्पेसिफिक कमेटी में भी रेफर कर सकता है. अब पार्लियामेंट्री कंट्रोल इंडिया में किस तरीके से है, एक्चुअली इंडिया में किस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है वो हम पढ़ते हैं. इन इंडिया ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन द पार्लियामेंट्री कंट्रोल इज अडॉप्टेड. हमने भी पार्लियामेंट्री कंट्रोल को अडॉप्ट किया इंग्लैंड की तरह. ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ट्राई टू गिव इट a place in the constitution after detailed discussion. It was suggested by Dr. B.R. Ambedkar ji in 1950 that to establish a control over delegated legislation in India, there should be a committee of the House of People, like that is in England.
विच शैल कंसीडर, क्या कंसीडर करेगी, दैट इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज अकॉर्डिंग टू द मेन पर्पस ऑफ पार्लियामेंट, क्या जो मेन पर्पस है पार्लियामेंट का उसको डेलीगेट करने का, क्या वो उसके अकॉर्डिंग है. Is delegated legislation not doing overplus to the main purpose, that is it distracted, is it affecting the main theory of adversely, क्या वो उसको adversely तो अफेक्ट नहीं कर रहा, क्या वो डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो गया, क्या वो मेन पर्पस के अकॉर्डिंग है कि नहीं. ये तीन चीज़ें इसमें जो हमारी जो लॉ मेकिंग पावर जो है जिसको डेलीगेट किया गया है उसका जो सिस्टम चल रहा है इंडिया के अंदर, उसके लिए इन्होंने क्या बोला, इंग्लैंड की तरह एक कमेटी होनी चाहिए, वो कमेटी ये चीज़ें डिसाइड करेगी. लास्टली on 1st December 1953 a committee was constituted of the House of People by accepting the above suggestion, which was given the name of the Committee of House of People Delegated Legislation. This committee does not deeply test the delegated legislation and see that delegated legislation according to the prescribed general object of the Constitution. सबसे पहले कमेटी ने क्या देखेगी, क्या देखा कि जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है क्या वो करता है, जनरल ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहा है. दूसरी चीज़, इज दिस अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट इन हुज परसुएंट इट इज़ मेड, उस एक्ट के अकॉर्डिंगली इन परसुएंस ऑफ दैट एक्ट वो काम कर रहा है. इज दिस हैविंग एनी प्रोविजन फॉर टैक्स इम्पोजिशन, इज दिस हैव रिट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट विच इज़ नॉट परमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इज दिस अफेक्ट द jurisdiction of the court, is this have any provision regarding the imposition of expenses for the consolidated fund of India and revenue, is there any unnecessary delay in the publication and presentation, is this require any clarification, is there any rule made for its neglection and is required for any act which is passed by the parliament, such as by all these proceedings control is established on the delegated legislation by the committee. Committee see that no violation of the limits of any law is done by delegated legislation. सबसे पहले हम ऊपर के पॉइंट्स देखते हैं कि कमेटी ये सारी चीज़ें देखेगी, क्या देखेगी कि क्या जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है वो जनरल ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली काम कर रहा है, क्या वो उसके परसुएंस में बनाया गया है, क्या वो टैक्स इम्पोजिशन के प्रोविज़न भी उसमें दिए गए हैं कि नहीं, क्या इसका रिट्रोस्पेक्टिव है कि नहीं, क्योंकि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अगर होगा तो दैट इज़ नॉट परमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और द एक्ट विच इज़ क्या वो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को अफेक्ट करता है कि नहीं, क्या उसमें इम्पोजिशन ऑफ एक्सपेंस ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया दिए हुए हैं कि नहीं, या फिर अननेसेसरी डिले तो नहीं है पब्लिकेशन एंड प्रेजेंटेशन के अंदर, या फिर कोई भी क्लैरिफिकेशन, या फिर क्या वो नेग्लेक्ट तो नहीं कर रहा. फॉर दिस नेग्लेक्ट इज देयर एनी रूल मेड फॉर दिस नेग्लेक्ट इज रिक्वायर्ड ऑफ एनी काइंड बाय द पार्लियामेंट, क्या उसमें कोई रूल बनाया गया है. तो ये सब देखते हुए ये जो कमेटी थी इसका कहना था नो वायलेशन ऑफ द लिमिट ऑफ एनी लॉ इज डन बाय डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है उसको करने से किसी भी तरीके का कोई भी वायलेशन नहीं हो रहा है. द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज बीइंग ओबेड और नॉट, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को कभी डिसोबे तो नहीं किया जा रहा. इज देयर एनी मिसयूज ऑफ द डिस्क्रिशन पावर, provision has been given or not for the care and the attention which should be paid during search and seizure, is any fees imposed unauthorizedly, is delegated powers are again delegated because delegated power cannot be delegated. देखो ये वाला जो टर्म है ना, ये डेलीगस नॉन पार्ट डेलीगेटर, मतलब डेलीगेटेड पावर्स कैन नॉट बी फर्दर डेलीगेटेड. इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है कि जिस सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को हमने अपनी पावर्स डेलीगेट करी है वो काम किसी और से डेलीगेट करके नहीं करवा सकती. कंट्रोल बाय सबमिशन में बताया है इफेक्टिव मेथड ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज सबमिशन. अंडर दिस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन
has to present before the parliament. In many acts delegated legislation has been given place. ये सब मतलब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हुआ, नीचे जो आपने पावर्स दी है उन्होंने काम किया, लॉ बनाया, जिस भी चीज़ के ऊपर लॉ बनाना है, उसके बाद में आप उसको सबमिट करोगे पार्लियामेंट में। तो ये जो आप पार्लियामेंट में सबमिशंस दोगे, इस तरीके से इस चीज़ को कंट्रोल कर रखा है। बहुत एक्ट्स में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को प्लेस दी गई है। एक इमिग्रेशन एक्ट 1922, दूसरा इंश्योरेंस एक्ट 1938, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट 1983 और इंडियन एयरप्लेन एक्ट 1944। तो सबसे पहले इसने हमें कौन सा एक्ट बताया? एक तो हो गया इंश्योरेंस एक्ट, एग्रीकल्चर एक्ट और एक इंडियन एयरप्लेन एक्ट, और एक जो पीछे वाले पेज पे फर्स्ट दे रखा था वो। नाउ जनरली इन एवरी फील्ड which provide the power to make the rules to the government, arrangement is made to present these rules before the parliament or the state legislation. जनरली तो यही होता है कि आपको पार्लियामेंट में रखना पड़ेगा, और अगर स्टेट का है तो स्टेट लेजिस्लेशन विधानसभा में रखना पड़ेगा। द सिस्टम ऑफ दिस प्रेजेंटेशन मे बी मैंडेटरी और डायरेक्टरी। मैंडेटरी भी हो सकती है, डायरेक्टरी भी हो सकती है, इस तरीके की प्रेजेंटेशन को रखना। द रिजल्ट ऑन द नॉन प्रेजेंटेशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वेदर प्रेजेंटेशन इज मैंडेटरी और डायरेक्टरी। नरेंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या बोला गया है? इन दिस मैटर सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट वेदर सेक्शन 3 क्लॉज 5 ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट हैज़ अ प्रोविजन दैट ऑर्डर्स issued by the government should be presented before parliament without any delay. There such presentation is considered mandatory. एल्थर इंडस्ट्री वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में क्या बोला गया है? सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट इट इज अ प्रोविजन इन सेक्शन 3 क्लॉज 6 ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 दैट ऑर्डर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी प्रेजेंटेड in both the House of Parliament just after issuing. It is directory because the presentation is not a previous condition. The word will be used that not presented in the decision form. It depends upon the concern of the legislature that whether it is mandatory or directory. Any provision is considered as mandatory when the result of the non-compliance is coercive or is declared legal. Such legislature or the parliament can impose control over the delegated legislation by these ways. It is an effective way of the control over delegated legislation. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं हमने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के ऊपर 3 क्वेश्चन कर लिए। सबसे पहले डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता क्या है, दूसरा सपोर्टिव एलिमेंट्स क्या है उसके डेवलपमेंट के लिए, और तीसरा लेजिस्लेचर जो है वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के ऊपर किस तरीके से कंट्रोल रखती है। तो कंट्रोल हमने किस तरीके से पढ़ा? शुरू में आपने थोड़ा सा बताया कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है वो होता क्या है। सबसे पहली चीज़ तो ये कंट्रोल रखने की क्यों रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आर्बिट्रीनेस हो जाएगी उसके बाद में। फिर हमने दोनों बताए, इंग्लैंड और अमेरिका दोनों का कॉन्सेप्ट। इंग्लैंड के अंदर पार्लियामेंट्री कंट्रोल होता है जबकि अमेरिका में इस तरीके से नहीं होता। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग ऑफ द कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब हमारी क्या प्रोसीडिंग है वो पूरी जो मैंने आप लोगों को बताई थी कि कोई भी बिल प्रेजेंट होता है, फिर उसको ओपन टू डिस्कशन रखते हैं, फिर उसके अंदर जो भी मेंबर्स होते हैं वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, गवर्नमेंट उसमें ढंग से आंसर देती है, और ये सारी चीज़ें फिर उसको एक कमेटी में भी भेज देते थे बाद में। उसके बाद में पार्लियामेंट्री कंट्रोल इंडिया में किस तरीके से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कंट्रोल हमने अडॉप्ट किया है। अम्बेडकर जी ने बोला है कि क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, कि क्या वो उसका पर्पस तो एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा, क्या वो बराबर तरीके से डेलीगेट जो करी गई है उससे वो इधर उधर तो नहीं हो गया, डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो गया, या फिर टैक्स इम्पोजिशन का प्रोविज़न तो उसमें नहीं है, या फिर अननेसेसरी पब्लिकेशन, क्लेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें उसमें डाल देना। और पार्लियामेंट ने किस तरीके से कंट्रोल रखने की कोशिश करी, इसके अलावा कंट्रोल बाय सबमिशन, कि आपको जो सबमिट करना पड़ता है उसको वहाँ पे जो रीडिंग होगी वो तो कभी कभार ये मैंडेटरी भी होता है, कभी कभार ये डायरेक्टरी भी होता है। कई जगहों पे मैंडेटरी है, कहीं डायरेक्टरी है। तो मैंडेटरी है या डायरेक्टरी है वो आपको देख के पता चल जाता है। हमने 2 केस लॉज करे। केस लॉज अगर आपको याद हो जाते हैं तो आप एज इट इज़ मेंशन करिए, नहीं होते हैं तो थोड़ा सा रेफरेंस दे दीजिए। तो इस तरीके से पार्लियामेंट जो लेजिस्लेचर या फिर पार्लियामेंट हम जो भी कह सकते हैं वो एक कंट्रोल रखती है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के ऊपर। इसके बाद में 2 चीज़ें हैं, हाउ टू एस्टैब्लिश जुडिशियल कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एंड हाउ टू एस्टैब्लिश
एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ये भी एक क्वेश्चन आएगा। एक जुडिशियल कंट्रोल है और एक एग्जीक्यूटिव कंट्रोल है, एक प्रोसीजरल कंट्रोल भी है। प्रोसीजरल कंट्रोल हम कैसे रख सकते हैं। उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम नेक्स्ट करेंगे कंडीशनल लेजिस्लेशन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।